Hello friends, today we are going to study about the internal ear, the mechanism of hearing as well as the auditory pathway. This is the part 2 of the previous topic. पार्ट 1 के अंदर हमने ईयर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जिसमें हमने एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर के बारे में पढ़ा। इंटरनल ईयर के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, वन इज द वेस्टिबुलर अपैरेटस एंड सेकंड इज द कॉक्लिया। वेस्टिबुलर अपैरेटस को हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो के अंदर कॉक्लिया को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इंपल्सेस हियरिंग की कैरी फॉरवर्ड होती हैं आगे टू द ब्रेन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने जो पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में, जो ईयर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो एक्सटर्नल ईयर है ये बना होता है पिनाका एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद में आता है हमारा मिडिल ईयर जिसके अंदर 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स पाई जाती हैं, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टिपिस। इसके अलावा 2 और मसल्स होती हैं मिडिल ईयर के अंदर जिसको हम टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपिडियस बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन स्टेशन ट्यूब जो कि हमारे मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। इसके बाद में आता है जो तीसरा पार्ट जिसको हम इंटरनल ईयर बोलते हैं। इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, वन इज द वेस्टिबुलर अपैरेटस एंड सेकंड इज द कॉक्लिया। Vestibular apparatus is meant for balance and equilibrium and cochlea is the structure which is responsible for the mechanism of hearing। तो आज इस वीडियो में हम कॉक्लिया को और किस तरीके से इंपल्सेस आगे जाती हैं इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटरनल ईयर। आगे का स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है। तो ये जो इंटरनल ईयर है, जैसा कि आपको मालूम है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस आपस में लिवर के जैसे कनेक्टेड रहती हैं और जो स्टेपिस का फुट प्लेट है इट रेस्ट ऑन द ओवल विंडो, है ना। ओवल विंडो पे आकर ये रेस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉक्लिया है, दिस यू कैन सी हियर, कॉक्लिया इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल, है ना। तो ये स्नेल के शेल के आकार का होता है, कॉइल्ड स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट इन द इनर ईयर, है ना। इनर ईयर के अंदर ये पाया जाता है एंड इट इज एनक्लोज्ड इन द बोनी लैब्रिंथ। तो जो हमारा कॉक्लिया है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी लैब्रिंथ, है ना। तो बोनी लैब्रिंथ के अंदर ये एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम मेम्ब्रेन्स देखें, मेम्ब्रेन्स ऑफ कॉक्लिया, तो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि पूरे के पूरे कॉक्लिया को 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करती हैं, है ना। अब आप इस डायग्राम को देखें, ये जो स्पाइरल कॉक्लिया है इसको हमने थोड़ा सा सीधा कर दिया है फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आप देखें ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, दीज आर डिवाइडिंग द होल कॉक्लिया इनटू 3 कंपार्टमेंट्स और 3 कैविटीज। ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी यहाँ पर ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये पूरा कॉक्लिया को ये 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करती हैं। जो पहली मेम्ब्रेन है दैट इज स्लाइटली ऑब्लिक जिसको हम बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, है ना। हम इसको रीजनर्स मेम्ब्रेन या फिर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो दूसरी मेम्ब्रेन है इट इज अ स्ट्रेट मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द बेसिलर मेम्ब्रेन, okay, and these 2 membranes divide whole of the cochlea into the 3 chambers or the 3 compartments। जो ऊपर वाला चेंबर है जिसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुलाई, the middle chamber is known as scala media and the third chamber is known as scala tympani, है ना। तो आप देखें membranes of cochlea तो 2 हो गई, रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। और जो कंपार्टमेंट ऑफ कॉक्लिया है ये है स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पेनाई, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई इसके अंदर ग्रीन डॉट्स बनाए हैं दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज द पेरिलिम्फ, ओके। एंड जो स्काला मीडिया है, दिस स्काला मीडिया कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड विच इज नोन एज एंडोलिम्फ, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, जो फ्लूइड फ्लो करता है उसमें दैट इज द पेरिलिम्फ, लेकिन जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज द एंडोलिम्फ, है ना। तो यहाँ पर आप देखें मीडिया के अंदर देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज एंडोलिम्फ। अब हियरिंग के लिए जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है दैट इज स्काला मीडिया, है ना। नाउ वन मोर थिंग, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनाई आपस में दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एट द एपेक्स एंड दिस एपेक्स इज नोन एज हेलिकोट्रिमा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनाई की जो कैविटीज़ हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं एट द एपेक्स विच इज़ नोन एज हेलिकोट्रिमा, ठीक है।
For hearing purpose, the cavity which is more important is the scala media, है ना। तो scala media important है for hearing। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग है ना, हर सेंस को कैरी करने का एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे हियरिंग का जो रिसेप्टर ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, दिस ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज प्रेजेंट इन द इनर ईयर इन द स्काला मीडिया ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई, है ना। अभी ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है, नीचे देखें आप डायग्राम में, यहाँ पे हमने इसको और एलैबोरेट किया है ऑर्गन ऑफ कॉटाई को। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे शॉर्ट नोट भी आता है, इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग, वी नो दैट। देन लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन द इनर ईयर इन द स्काला मीडिया ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। ये भी हमने भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी कम टू द फंक्शन, है ना। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई का फंक्शन है, इट इज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्रेन समझ सकता है जिसको। तो कोई भी सेंसेशन है उसको अल्टीमेटली, चाहे वो विजन का सेंसेशन हो, चाहे वो साउंड का सेंसेशन हो, चाहे वो टेस्ट का सेंसेशन हो, इट ऑल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। तो ये जो साउंड वेव्स हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, दीज आर कैरीड टू द ब्रेन, है ना। अब ब्रेन में ये जाती हैं और फिर ब्रेन ये है ऑडिटरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और जो एक्शन है उसको वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें ऑर्गन ऑफ कॉटाई का, तो इसके अंदर पाए जाते हैं देयर आर हेयर सेल्स, यू सी हेयर इन द डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो बनाए हैं, दीज आर द हेयर सेल्स। ये वाला जो है जो कि सिंगल दिख रहा है, दिस इज इनर हेयर सेल, और यहाँ पे 3 से 4 रो हेयर सेल की होती हैं जिसको हम बोलते हैं आउटर हेयर सेल्स। उसके बाद में देयर आर पिलर सेल्स। तो पिलर सेल्स भी 2 होते हैं, एक इनर पिलर और दूसरा आउटर पिलर। देन इन बिटवीन द 2 पिलर देयर इज अ स्मॉल एरिया जिसको हम बोलते हैं टनल ऑफ कॉटाई, ओके। इसके अलावा देयर आर सर्टन सपोर्टिंग सेल्स जो कि मैंने इस डायग्राम में नहीं बनाए हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देयर इज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटाई, है ना। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन कवर करती है जो कि एक तरीके से रूफ बनाती है ऑर्गन ऑफ कॉटाई का, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये वाला जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इट रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द स्काला मीडिया, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो हेयर सेल्स हैं, इनके टिप पे से देखें आप, यहाँ से क्या निकलते हैं, ये हेयर निकल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। और ये जो हेयर हैं, ये एक्चुअली में ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इस तरीके से टच करके रखते हैं, है ना। इस तरीके से ये एम्बेडेड रहते हैं हेयर सेल्स इन द stereocilia, they are embedded in the tectorial membrane. Now let us understand the mechanism of hearing, है ना। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। साउंड वेव्स, पिना कलेक्ट द साउंड वेव्स, है ना। तो जो सबसे हमारा पहला स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज द ऑरिकल और पिना, जिसका काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, है ना। तो पिना क्योंकि फनल शेप होता है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड देन इट ट्रांसमिट द साउंड वेव इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो पिना कलेक्ट करके साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसमिट करता है। देन देयर इज वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना। नाउ व्हेन दीज साउंड वेव्स स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती हैं और अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है। Then the transmission through the 3 auditory ossicles. अब ये जो vibrations हैं tympanic membrane के, they are further transmitted to the 3 auditory ossicles, that is malleus, incus and stapes, which is present in the middle ear, है ना। तो middle ear में जो 3 bones हैं आपस में एक single unit जैसा काम करती हैं, आपस में एक दूसरे से interconnected रहती हैं, और जब एक bone move करती है तो साथ में तीनों की तीनों bones एक साथ में move करती हैं, है ना। तो ये जो vibrations हैं, these are carried forward to the malleus, incus and stapes. Then there is rocking movement in the stapes, है ना। तो अब ये जो stapes है, इसके अंदर भी rocking movement पैदा होते हैं and these vibrations are transmitted to oval window, है ना। अब ये जो stapes है, इसकी जो foot plate है, ये रेस्ट करती है
इस स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। तो जब ओवल विंडो है, ओवल विंडो के अंदर भी जो वाइब्रेशंस हैं दे आर ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है ये ओवल विंडो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी ऑसिकल्स हैं ये जो साउंड वेव्स हैं इनको एम्पलीफाई करने का काम करती हैं, है ना। जब इतने ज़्यादा एरिया से जो फोर्स है छोटे एरिया पे जाता है तो जो साउंड वेव्स हैं दे आर एक्चुअली एम्पलीफाइड, है ना। तो यहाँ पे साउंड वेव्स का एम्पलीफिकेशन होता है। देन there occur pressure changes in the perilymph and scala vestibula, है ना। तो अब ओवल विंडो के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा कॉक्लिया, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो अब ये जो चेंजेस हैं दे विल बी कैरिड इन द लिक्विड पीडियम, है ना। तो अब क्या होगा, प्रेशर चेंजेस इन पेरिलिम्फ एंड स्काला वेस्टिबुला। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ओवल विंडो इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्काला वेस्टिबुला जिसके अंदर पेरिलिम्फ फ्लूइड है ना। तो ये जो स्काला वेस्टिबुला है इसके अंदर क्या होगा, जब ये वाइब्रेशन स्काला वेस्टिबुला में आते हैं तो स्काला वेस्टिबुला तो क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है तो देयर विल बी प्रेशर चेंजेस इन द स्काला वेस्टिबुला। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रीजनर्स मेम्ब्रेन, है ना। अब इस स्काला वेस्टिबुला के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जब प्रेशर चेंजेस होंगे स्काला वेस्टिबुला में तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको कि हम रीजनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, देयर विल बी अप एंड डाउन मूवमेंट, है ना। तो अब ये मेम्ब्रेन अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी और इसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, स्काला मीडिया, जिसके अंदर प्रेजेंट है एंडोलिम्फ। तो नाउ दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द एंडोलिम्फ, प्रेशर चेंजेस इन द एंडोलिम्फ इन द स्काला मीडिया, देन अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। तो अब जब ये प्रेशर चेंजेस इसके अंदर स्काला मीडिया में आएंगे तो उसके बाद में जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है हमारी दैट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो अब बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होगा, ये वाली मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन। तो अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर भी देयर विल बी अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। और हमको मालूम है कि हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। तो अब बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट होने लगा। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ द स्टीरियोसीलिया, है ना। अब क्योंकि ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट है और जब ये अप एंड डाउन मूव करेगी, है ना, इसके अंदर कैसा मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट। और इसके जो हेयर सेल्स हैं दे आर एक्चुअली एम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना। तो क्योंकि ये एम्बेडेड है तो अब इनको कोई जगह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे, देयर विल बी मूवमेंट इन द स्टीरियोसीलिया। जब ये ऊपर नीचे मेम्ब्रेन मूव करेगी तो ये जो स्टीरियोसीलिया ये तो एम्बेडेड है तो उनके अंदर भी क्या होने लगेगा, देयर विल बी मूवमेंट इन द स्टीरियोसीलिया। और जैसे ही स्टीरियोसीलिया के अंदर मूवमेंट होगा देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल, है ना। तो स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट हुआ, रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है जो कि एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज टेकन अप बाय द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, है ना। तो अब ये जो इम्पल्सेस हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ये जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है ये लेकर जाती है ब्रेन तक और मैसेज को ये कैरी करती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑडिटरी पाथवे। तो अभी हमने देखा देयर वाज एक्साइटेशन ऑफ द कॉक्लियर डिवीजन ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व, है ना। जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है उसका जो 8th डिवीजन है जिसको कि हम कॉक्लियर डिवीजन बोलते हैं, देयर इज एक्साइटेशन ऑफ दैट नर्व। तो जो हमारा पहला ऑर्डर न्यूरॉन है दैट इज बाइपोलर सेल्स ऑफ द स्पाइरल गैंग्लियन, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को। अब यहाँ से इम्पल्सेस दे आर रिलेट टू द वेंट्रल एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला, है ना। तो यहाँ से इम्पल्सेस दे रिलेट टू द दीज आर द वेंट्रल एंड डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ द मेडुला, यहाँ पर रिले करती हैं। यहाँ से इम्पल्सेस गो टू द सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, है ना। तो इम्पल्सेस दे आर फर्दर ट्रांसमिटेड, दे क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड और सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जाके ट्रांसमिट करती हैं। यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होता है और इम्पल्सेस को कैरी करता है इंफीरियर कॉलिकुलस में, है ना। इंफीरियर कॉलिकुलस इज सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन। यहाँ पे अगेन ये जो न्यूरॉन है खत्म हो जाता है। फर्दर इम्पल्सेस आर कैरी टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस और थैलेमस से अल्टीमेटली इम्पल्सेस दे आर रिलेट इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज होते हैं तो जहाँ पर ये इम्पल्सेस रिले करती हैं दैट इज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, दैट इज एरिया नंबर 41 and 42 which is present in the temporal lobe।
है ना। तो यहाँ पर इम्पल्सेस रिले करती हैं। एरिया नंबर 41 और 42 को हम प्राइमरी ऑडिटरी एरिया बोलते हैं और इसका काम होता है परसेप्शन ऑफ द साउंड। दैट मीन्स दिस एरिया, ये जो साउंड वेव्स हैं उसकी लोकलाइजेशन को समझता है, फ्रीक्वेंसी को समझता है और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को भी समझता है ना। जो दूसरे एरियाज हैं दैट इज एरिया नंबर 22 एंड वर्निक्स एरिया, इनका काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, यानी कि वो साउंड किसकी है ना, वो सीटी की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है या बर्ड्स की आवाज़ है, तो वो साउंड को इंटरप्रेट करने का काम करता है ना। So this is the way the impulses are carried from the external ear into the internal ear। तो हमने आज mechanism of hearing के बारे में पढ़ा, auditory pathway के बारे में पढ़ा। I hope you understood this topic. Thanks for watching.